मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप उन्हें आदिवासी बुलाएं या ठेठ स्वदेशी, आप पर है। पर आज जब विश्व आदिवासी दिवस पर ट्राइबल संस्कृति, सभ्यता, उनकी उपलब्धियां और प्रकृति प्रेम की सराहना हो रही है, कुछ बातें हैं जो उतनी ही जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ट्राइबल वर्ग के अपने ट्रबल हैं, स्ट्रगल हैं, उनके असल मुद्दे क्या हैं, क्या सुर्खियां बन रहे हैं, उनमें और सच में क्या अंतर है। एक उदाहरण देता हूं। वे हिंदू हैं या नहीं की खूब बहस हुई, पर क्या यही उनके अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है? जवाब है नहीं। एक बात और समझिए, कभी ये कांग्रेस का वोट बैंक कहलाते थे, फिर बट गए, फिर खुद की पार्टियां बनी। क्यों जरूरत पड़ी? ये हाशिए पर भेजे गए या हाशिए पर चले गए? सोचिए, अलग अलग राज्यों में आदिवासियों की अपनी पार्टियां बनी, उसके बाद भी बदला क्या? फिर जो शुरुआत में कहा था, दोहराता हूं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव ने जोर लगाया पर पत्थर पानी क्यों नहीं बन पाया? आज इसी पर बातचीत करेंगे। पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। जल, जंगल और जमीन ही जिसका ध्येय हो, जो आदिकाल से जिस जगह निवास कर रहे हैं, वही इस भूमि के प्रथम निवासी हैं। हम बात कर रहे हैं आदिवासियों की, जिनकी जनसंख्या देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा है। यूएनओ की पहल पर 9 अगस्त 1982 को मूल निवासियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद इनकी याद में 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में समाज के मौजूदा हालात, समस्याएं और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की जाती है। वहीं राजस्थान सरकार भी 9 अगस्त को सरकारी अवकाश घोषित कर चुकी है। लोगों को यह आभास है कि हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, या हमारी लोक संस्कृति क्या थी। चाहे गाना बजाना दौसा वाले करें या बांसवाड़ा वाले करें या मध्य प्रदेश वाले करें, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन के जहन में ये रहना चाहिए कि हम कौन हैं। प्रकृति के सबसे नजदीक रहने वाले आदिवासी समुदाय ने कई क्षेत्रों में अग्रणीय भूमिका निभाई है। संसाधनों के अभाव के बावजूद भी इस समुदाय के लोगों ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। गीत, संगीत और नृत्य से हमेशा ही आदिवासी समुदाय का गहरा नाता रहा है। और खास बात यह है कि आदिवासी समुदाय के गीतों और नृत्यों में हमेशा से प्रकृति से लगाव दिखता है। वनों के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आदिवासियों ने अपने जीवन के हर हिस्से को वनों के अनुरूप ढाला है। आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। आदिवासियों के रीति रिवाज और त्योहार भी जंगलों से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुलदीप गृहस्थी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुछ और गेस्ट भी इस कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ जुड़ेंगे। कुलदीप, आम दिनचर्या, आम दिनों के लिहाज से वो कौन सी बातें हैं जो मुख्य धारा में आदिवासियों को लेकर पहुंच नहीं पाती? क्योंकि आप खबरों के पीछे दौड़ते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं और वो स्ट्रगल सुर्खियां बनती है या नहीं। जी स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रहा है, यहाँ पर भी और पूरे भारतवर्ष में विश्व आदिवासी के रूप में मना रहा है। लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधा, जो आदिवासी जो जल और जंगल जमीन की बात करते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उन तक कई सरकार नहीं पहुंच पाती। उनकी कई समस्या है जो उनके पास अब तक नहीं पहुंच पाई है, और वो काफी परेशान भी होते हैं, क्योंकि न तो वहां सड़क मिलती है, ना बिजली मिलती है, ना पानी की व्यवस्था होती है। तो कहीं कुएं होते हैं, वहां से पानी लाते हैं, या फिर स्कूल के लिए बच्चे जब जाते हैं तो उनको भी कहीं नाव में बैठकर वहां बच्चों को जाना पड़ता है। और यही नहीं, पलायन की व्यवस्था, पलायन भी होना पड़ता है, क्योंकि वहां गुजरात या मध्य प्रदेश की ओर इनको जाना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। अब ये हम इस क्षेत्र विशेष की समस्या पर बात कर रहे हैं। आप देखिए, आज़ादी के बाद से लगातार सरकारों ने इस बात को मेंटेन किया कि हम चाहते हैं आदिवासी समाज मुख्य धारा से जुड़े, आदिवासी समाज आगे बढ़े, लेकिन आदिवासी समाज उस अनुपात में आगे नहीं बढ़ पाया जिस अनुपात में सियासी वादे हुए। कहाँ चीजें गड़बड़ा गई? क्या किस तरह की अप्रोच रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, और क्या डिफरेंस है असल आकांक्षाओं में? जी यहाँ पर मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो,
इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर राज किया है। हालांकि बीच में महामहा बालेश्वर दयाल थे, उन्होंने भी यहाँ किया, जनता दल का भी यहाँ वर्चस्व बना था। लेकिन यहाँ जो आदिवासी की मूल जो समस्या है वो ये स्थानीय जो नेता थे या नेता बने और मंत्री बने, मंत्री के अलावा विधायक भी बने, लेकिन इन्होंने जो जंगल और जमीन के लिए जो स्थानीय लोगों की जो समस्या थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से आज यहाँ ये स्थिति ये है कि आदिवासी जो हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर विकास के काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इनको पलायन होना पड़ता है। उनकी जो समस्या है वो उनको समाधान नहीं हो पाता है। हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोग अपनी व्यवस्था करते भी है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को परेशानी आ जानी पड़ती है यहाँ। जी क्या कोई एग्जैक्ट मोमेंट, क्या कोई ऐसा एग्जैक्ट वक्त कहा जा सकता है जिस वक्त ये समझ में आ गया कि सियासत इनके जीवन के साथ तारतम्य नहीं बिठा पा रही है? जी समझ में तो आता है, लेकिन जाए कहाँ? जा नहीं सकते कहीं, क्योंकि इनके ही नेता हैं, इनके ही विधायक हैं और इनके ही कर्मचारी भी हैं जो हैं वो अधिकतर इनके भी हैं। लेकिन ये जाए तो जाए किसके पास, कहें तो कहें किसको? कह नहीं सकते, क्योंकि ये खुद इनके मंत्री भी इनके रहते हैं, विधायक भी इनके, सरपंच भी इनके, वार्ड पंच इनके, लेकिन उनके जो समस्या इसी इलाके के परिप्रेक्ष्य से इतर भी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आप देखिए, आदिवासी समाज के लिहाज से राज्य भी बने, जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना। इन राज्यों में भी आप देखेंगे तो झारखंड में खुद की पार्टी कहलाने वाली एक पार्टी अस्तित्व में आती है, लेकिन उससे भी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है। ऐसे कई वक्त आए जब वो पार्टी भी आदिवासियों के गुस्से के निशाने पर रही। छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी पार्टी, हालांकि कोशिश हुई लेकिन पनप नहीं पाई। हाँ, आदिवासी चेहरे छत्तीसगढ़ की सियासत में लगातार टॉप पोजीशंस पर रहे हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ इस बात से इतर कोई रिलेशन नज़र नहीं आता कि समय समय पर वो इस बात को दोहराते हैं कि हमारे बीच से एक चेहरा वहाँ तक पहुँचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या आम लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स में कोई रास्ते खुले? ये बात उन्हें अभी भी सालती है। और इसीलिए अब आप देखिए कुलदीप, आप देखिए बीते दिनों बांसवाड़ा डूंगरपुर से मैक्सिमम जो हेडलाइंस बनी, या तो वो उपद्रव की बनी, या फिर आदिवासी हिंदू हैं या नहीं है इसकी बनी, और आप जानते हैं किस तरह की हेडलाइंस बनी, जबकि खबरें ये होनी चाहिए कि अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, किस तरह की आर्थिक स्थितियों का वो सामना कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आदिवासी और शहरों में, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो पिछड़े इलाकों में हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि हम समाज के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। वो आदिवासी जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है, वो कैसे जी रहा है? देखो, मेरे अभी अपने साथ लाइव में जुड़े कमलकांत जी प्रोफेसर हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे और इसको स्पष्ट बता पाएंगे, क्योंकि इनके साथ में अशोक जी भी अभी जुड़ रहे हैं अपने साथ में लाइव में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इनको सबको मालूम है कि जल और जंगल और जमीन, हालांकि जंगल जमीन में ग्रामीण क्षेत्र में लेते हैं, लेकिन इनके स्थानीय जो नेता हैं वो इनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाते हैं और ये अपनी कोशिश करते हैं कि यह क्षेत्र के अंदर विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर खाली एक नाम मात्र विकास का नाम दिया जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये प्रोफेसर साहब अभी कमलकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो और भी स्पष्ट कर पाएंगे। कमलकांत कटारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। प्रोफेसर हैं और आदिवासियों के बीच में लंबे कार्य का अनुभव भी है। कमलकांत जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्या ये बात आश्चर्य में नहीं डालती कि विश्व आदिवासी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी उपलब्धियां, उनके प्रकृति प्रेम की सराहना करें? हम ये क्यों ना करें जैसा दूसरे दिवसों के साथ होता है कि उसके प्रति जागरूक तो किया ही जाता है और ये भी चर्चाएं होती हैं कि कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। सिर्फ सराहना तक क्यों सीमित है? कहां पिछड़ रही है आम लोगों की समझ आदिवासियों को लेकर? जी धन्यवाद। आपने आपके चैनल से हम ठेठ दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से संबंध रखता हूं मैं जी, और ये राजस्थान का सुदूर दक्षिणी जिला है जो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, आज तक आदिवासियों की संस्कृति
की बात हो रही है विश्व आदिवासी दिवस पर। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासी किस धर्म में है, किस धर्म में नहीं है, इस पर आजकल हमारे क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में, इस पर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ, बहस छिड़ी हुई है। अब नहीं, लेकिन आदिवासियों का ये रियल पहलू तो नहीं हुआ ना, ये उनका असली संघर्ष है ही नहीं। मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं कि सारी दुनिया, सारा विश्व आज मंगल पर जाने की बात करता है, चांद पर जाने की बात करता है, और संस्कृति, धर्म, भाषा आदि मुद्दों के नाम पर हर कोई ये सोच रहा है कि जैसे आदिवासी किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो और उसे किसी अजायब घर या चिड़ियाघर के प्राणी की तरह सब लोग जिस नजर से देख रहे हैं, यह नजरिया जो है बिल्कुल संकीर्ण है। आदिवासी को शेष दुनिया से अलग थलग, एकदम विशिष्ट घोषित करने का प्रयास उसके साथ में अन्याय है। ये ठीक है कि आदिवासी प्रकृति की गोद में, पहाड़ियों की तराइयों में, तलहटियों में बसा हुआ है, शिक्षा से दूर वंचित है, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी परिपाटियों और परंपराओं के आधार पर प्रकृति का संरक्षण कर रहा है। आज भी जो हमारी प्राचीन जड़ी बूटियों की जो विशिष्ट, जब चिकित्सा पद्धतियां विकसित नहीं थी उस समय जिस तरह से इलाज के जो प्राचीन तरीके थे वो आज भी संजोए हुए, वो अपनी जगह है। लेकिन आज जब सारी दुनिया मंगल पर जाने की बात कर रही है, चांद पर जाने की बात कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आदिवासी को आज भी वहीं के वहीं बनाए रखने के मुद्दों पर ही दो पहलू हो सकते हैं सर, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक, या तो आदिवासी जानता ही नहीं कि लोग मंगल पर जा रहे हैं, या फिर आदिवासी का सपना ही नहीं है कि वो भी मंगल पर जाना चाहता है। भैया जोड़ो ना। ऐसा नहीं है, आदिवासी भी मंगल पर जाना चाहता है। आदिवासी को जानकारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आदिवासी दुनिया मंगल पर जाने का प्रयास नहीं कर रही है, इस तरह की जानकारियां आदिवासी को नहीं है, यह बात भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के सारे के सारे लोग आदिवासी पर, सबसे बड़ी बात है हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां और हमारे लोगों से जुड़े हुए जो संगठन बन रहे हैं आदिवासियों के नाम से भी जो पार्टियां बन रही हैं, वो तमाम लोग आदिवासी के इन मुद्दों पर, जो उसकी विशिष्ट संस्कृति है, जो उसके जीवन जीने की दुनिया से थोड़ी सी अलग पद्धति है, उस पर फोकस करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसा दुनिया में कौन होगा जो अपने बच्चे को वैज्ञानिक नहीं बनाना चाहता है, जो अपने बच्चे को अधिकारी नहीं बनाना चाहता लेकिन है। सर, मैं इस बात को तो समझ सकता हूं कि चलिए लंबे वक्त तक कांग्रेस नहीं समझ पाई या बीजेपी नहीं समझ पाई, लेकिन जो राजनीतिक दल आदिवासी के नाम पर ही अस्तित्व में आए वो भी नहीं समझते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बावजूद भी हम आदिवासियों को, जैसे हम देख रहे हैं, उनका रियल स्ट्रगल कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूं, आप शहरों में जाकर पूछिए आदिवासी कैसे रहते हैं तो वो आपको बता देंगे, उनके कपड़ों को लेकर बता देंगे, उनके हाथ में पकड़े डंडे को लेकर बता देंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि वो दिन भर करते क्या है। ये पहलू जब तक लोगों तक नहीं आएगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में कोई माध्यम है तो शासन और प्रशासन में हर वर्ग की भागीदारी होना चाहिए। हमारे देश में जो आरक्षण व्यवस्था लागू है जनजाति के संबंध में, आप उस जनजाति संबंध में जो मैं मुख्य विषय पर मेरी तरफ से जो बात रखना चाहता हूँ आज विश्व आदिवासी दिवस पर, कि आज हमारे देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय जो न्यायपालिका है, जो संविधान की संरक्षक है, उस उच्चतम न्यायालय ने अभी ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश नाम से जो फैसला पहले था उसकी समीक्षा की है। और उस समीक्षा के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जनजाति वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग में या आदिवासियों में जो लोग अभी तक शासन में प्रतिनिधित्व का लाभ नहीं ले पाए हैं, आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, ऐसे लोगों को उप वर्गीकरण करके, सब क्लासिफिकेशन करके, कोटे में कोटा लागू करके, तो ये आपके हिसाब से स्वागत योग्य है
या नहीं है? ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। और हाँ। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों को लाभ मिलेगा इसके माध्यम से, हाँ। इसके माध्यम से लाभ मिलेगा, उन लोगों से, हमारे आदिवासियों के नाम पर बनी हुई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो संगठन है, वो आज की तारीख में ये बातें कर रहे हैं कि इससे आदिवासियों की एकता टूटेगी, इससे इससे समाज बिखरेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुट डालो राज करो की नीति के तहत हुआ है। ये तमाम बातें जो जिनका कोई तर्क से लेना देना नहीं है, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे इस तरह के तर्क सिखाए जा रहे हैं और पता नहीं कहां से ये तर्क उभर करके आ रहे हैं कि किसी को अधिकारी बनने से, किसी के आईएएस बनने से, किसी के आईपीएस बनने से, किसी समाज में, किसी वर्ग में कोई फुट पड़ जाती है, फुट डालो राज करो की नीति जैसी बात है। इस तरह के तमाम आदिवासी नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय के ऊपर और विरोध किया जा रहा है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? इस समय हमारे देश में नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आदिवासी डॉक्टर बनना चाहता है या आदिवासी, आज हमारे बीच में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो इसी वर्ग से आती हैं, समय समय पर इस बात को राजनीतिक दल याद दिलाने की कोशिश भी करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो ये करना चाहता है तो वो रुक क्यों रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, और वो उस पर डिबेट्स क्यों नहीं हो रही हैं, या उस पर खुद से डिबेट क्यों नहीं कर रहा है? मैं यही कह रहा हूं कि आज आपको एक विशेष तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जी। हमारे राजस्थान में और पूरे देश की बात करें, आरक्षण व्यवस्था की बात करें, जनजाति वर्ग में आरक्षण की बात करें, तो हमारे राजस्थान में एक जनजाति है मीना जनजाति, आप सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। मीना जनजाति देश की आदिवासी आबादी की 0.2% भी नहीं होगी। देश की जो आदिवासी की कुल आबादी है उसको अगर प्रतिशत में मीना जनजाति की बात करें तो नगण्य के बराबर है। लेकिन आपको बताएं कि आज अखिल भारतीय सेवाएं जो भारतीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित हो रही हैं, उन अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की समस्त भर्तियों पर, लगभग समस्त भर्तियों पर जो जनजाति देश की आदिवासियों की कुल आबादी की 0.001% भी नहीं है, उस मीना जनजाति का अखिल भारतीय सेवाओं की समस्त भर्तियों पर एकाधिकार है। हमारे यहाँ आपको दक्षिणी राजस्थान में आपको बताऊं, नहीं, तो क्या इसमें नहीं 2 सेकंड, तो क्या इसके बीच में हम ये कहें कि उपजातियों के बीच में भी संघर्ष की स्थिति है? जैसे बिल्कुल क्यों नहीं होगी? शासन में भागीदारी कौन सी जाति नहीं चाहेगी? तो क्या अपना पैर अपने ही खींच रहे हैं? बिल्कुल ये आज ये स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने तो बिल्कुल न्याय संगत फैसला दिया है कि क्यों कोई एक जनजाति देश में आजादी के बाद में 80 साल से जिनका 100% अखिल भारतीय सेवाओं में 100% भागीदारी हो रही, हमारी भील जनजाति है, वो देश की लगभग सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन आज की तारीख में प्रतिवर्ष जो भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, आपको बताऊं दक्षिणी राजस्थान का ये जो सबसे बड़ा भील क्षेत्र है, उससे प्रतिवर्ष एक भी अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएस भर्तियों में नहीं होता है। इस फैसले के बाद क्या ये स्थिति बदलेगी? इस फैसले के बाद क्या ये स्थिति बदलेगी कि हमें अगले साल इस तरह की बहस की जरूरत ना पड़े? बिल्कुल बदलेगी। अगर मीना जनजाति को जिसका अब तक 80 सालों में 100% प्रतिनिधित्व हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने पकड़ाया है, मैं आपसे इसको भी समझना चाहता हूं। तो क्या इन 75-77 सालों में क्या कभी भी आदिवासी समाज ने खुद से ये कोशिश नहीं की कि आम लोग हमें जिस पहचान से जानते हैं वो हमारा अस्तित्व नहीं है, वो हमारी पहचान नहीं है, हम बाहर निकलकर इसको बदल दें? आपको मैं बताऊं, राजस्थान की हम अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग के लिए तो हमें ये था कि ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला आ भी क्या सकता है, कभी आएगा ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अच्छा। लेकिन राजस्थान में हम लोग दक्षिणी राजस्थान के भील हैं, वो 15-20 साल से आंदोलनरत है।
राजस्थान में हमारा राज्य सेवाओं में, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में 0% प्रतिनिधित्व है। तो हम लोग 20 सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो प्रतिशत है यहाँ का जनसंख्या का, लगभग 6.5% तो अनुसूचित क्षेत्र और बाकी पूरे राजस्थान शहरिया और भील जनजाति जो हमारे शेड्यूल एरिया के बाहर है, आदिवासी क्षेत्र से बाहर है, वो मिला के हम लोग 8% हैं। हम कब से मांग कर रहे हैं कि हम इस 8% को हमारी जनजाति वर्ग है उसे शेष मीना की लगभग बड़ी मुश्किल से 4 या 5% आबादी है और वो 75 साल से राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में अच्छा, तो कमलकांत जी क्या ये बात सच्चाई है? क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि आदिवासी समाज के बीच में लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप फलाने धर्म में आ जाओ, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो इतने मजबूर हैं कि वो मजबूरीवश दूसरा धर्म अपना लें? मतलब किस तरह का दूसरा घर? कौन सा दूसरा घर? दूसरा धर्म, मैं जैसे छत्तीसगढ़ में ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं और भोले भाले आदिवासियों को कुछ समझाकर या कुछ लालच देकर या लुभाकर क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करवा लेती है। कई इलाकों में ये भी सुनने में आया है कि और भी जो धर्म हैं वो पहुंचते हैं और वो लालच देते हैं, तो वो सच में इतने मजबूर हैं कि वो मजबूरीवश धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्या ये हकीकत है? देखिए, मजबूरियों की जहां बात है, हाँ। मजबूरियों की जहां तक बात है, धर्मांतरण अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन जनजाति वर्ग या आदिवासी की जो हमारा दक्षिण राजस्थान में रहता है, अभी आपने उदयपुर में ये कोटड़ा क्षेत्र और वहां से खबरें सुर्खियों में आई थी कि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को 70 हजार रुपए दे करके अपने बच्चों को बेच रहे हैं। आप बताइए, दुनिया में ऐसा कौन होगा जो धन के लिए अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाए? ठीक, मतलब इससे ज्यादा आप मजबूरियों की क्या चर्चा करेंगे? बिल्कुल, इससे ज्यादा मजबूरियों की क्या चर्चा करना चाहते हैं आप? सही बात है कि कुलदीप गृहस्थी, मेरा अंतिम सवाल है कुलदीप, मैं आपको भी चर्चा में ला रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, विश्व आदिवासी दिवस पर जो एक बड़ा समारोह हुआ, क्या कोई वो बड़ा मैसेज दे पाया है प्रदेश को, देश को, इस इलाके से कि नहीं, हमारी जरूरतें और हैं और सिर्फ हमें सराहना नहीं चाहिए हमारी संस्कृति सभ्यता की, हमें साथ भी चाहिए? क्या ऐसा मैसेज दे पाया समारोह? नहीं, ऐसा मैसेज कोई नहीं दे पाया। सब अपनी अपनी बात करते रहे और अपनी अपनी पार्टियों का राग डालते रहे। अच्छा। यही कहते रहे, नजर आए सारे नेता कि हाँ, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए और हम आने वाले समय में ये करेंगे। लेकिन जो आदिवासियों को जो मूलभूत सुविधा चाहिए, उसके लिए जो बात करनी चाहिए, वो अब तक कोई नेता नहीं कर पाया है। जी ठीक है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या असल में जो बताया जाता है या बोल दिया जाता है सिर्फ उतना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है और उस पहलू को भी समझने की जरूरत है, जिसे इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया कमलकांत जी आपका भी और कुलदीप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।